हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए से उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पे बीएड परीक्षा 2024 को तैयारी रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो तैयारी कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। और ये क्लासेस जो है सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं है, डीएलएड वाले जो है देने वाले एग्जाम है उनके लिए भी ये जो क्लासेस हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट के हों, जहाँ पे भी आपका बीएड और डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, इंट्रेंस एग्जाम, उन सभी के लिए जो है क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपका हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर, परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक में पड़ा हो जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए। और आपको बता दिए कि जो क्लासेस है, मैं आपकी क्लासेस जो है बड़ी कर दिया हूँ, क्वेश्चंस आपके बढ़ा दिया हूँ। अगर आप मेरी मेहनत में अपना जो है अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, तो मैं जो आपकी क्लासेस जो 25 क्वेश्चन की क्लासेस थी आपकी, वैसे ही वापस कर दूंगा। अगर ये दो क्लासेस, मतलब सुबह वाली क्लास आपकी जीके जीएस की देखिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की थी, ये वाली भी क्लास आपकी 50 क्वेश्चन की होगी। अगर ये जब क्लासेस पर अगर रिस्पॉन्स आप सभी का अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं आपकी क्लासेस जो है वापस घटा के उतना ही कर दूंगा जितना हो रही थी, ठीक है। क्या कि उसमें भी मेरा टाइम बच जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप पूछा गया 51वां। भारत का प्रमाणित समय किन स्थान से जो है निश्चित किया जाता है, बताइए। भारत का जो प्रमाणित समय है किस स्थान से निश्चित किया जाता है साथियों? दिल्ली से, मुंबई से, इलाहाबाद से, कोयम्बटूर से? तो आपका सही उत्तर साथियों इलाहाबाद से, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रयागराज से, ठीक है। भारत का प्रमाणित समय जो आपका देखिए इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज आपसे पूछ सकता है, तो प्रयागराज या तो इलाहाबाद से जो है निश्चित किया जाता है। तो जो आपका सेल ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? बताइए, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती तो है परंतु अलग अलग दिशा में वो बहती है? बताइए। तो एक आपकी है साथियों नर्मदा नदी, दूसरा आपका सोन नदी, ठीक है। दोनों की दोनों जो है अमरकंटक की पठार से निकलती हैं और दोनों ही अलग दिशाओं में बहती हैं, ठीक है। एक इधर जाती है तो एक उधर जाती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 54 नंबर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जो है जानी जाती है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट के, गोरों के, काले के, या समय पे, ठीक है। तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है साथियों जानी जाती है आपकी गोरों के नाम से, गोरे। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है साथियों गोरे के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा है, ताप्ती है, कोसी है, गंडक है? तो देखिए विनाशक नदी जो आपकी कौन सी कहलाती है, तो आपकी कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो आपकी देखिए, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। आपकी विनाशक नदी कहलाती है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। कोसी नदी जो आपका साथी शायद देखिए गंगा की सहायक नदी है, और मेरे ख्याल से नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल यानी कि बिहार के निकट गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो इसको जो है बिहार में जो है विनाशक नदी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 56 नंबर, बताइएगा गाइडेंस होगा। धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? बताइए, धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे 3 मीटर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आधान के आधारीय बेस के लिए पृथक्करण की जो दूरी आपकी 3 मीटर को नीचे, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। फाइटोथोरा, ठीक है, फाइटोपथोरा इन्फेक्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित करना। ठीक है, फाइटोपथेरा इन्फेक्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को जो है हमको बताना है यहाँ पे। तो कौन सी बीमारी इसके कारण होती है, तो आपका बता दो आलू का पछेती झुलसा नामक जो इससे बीमारी होती है। ठीक है, इस रोग में जो है पत्तियों की नसों, तनों और डंठलों को जो है भूरे रंग के धब्बे उभर आते हैं। ठीक है, जो बाद में काले हो जाते हैं और पौधों का जो है पूरा भाग सड़ा गला हो जाता है। ठीक है, सड़ गल जाता है। रोकथाम में देरी होने पर आलू की जो कद है, कंद भी नहीं निकलती है इससे। ठीक है, उससे वो भी आपकी गलने लगती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 58 नंबर है। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव यानी कि मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है, बताइए। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव यानी कि मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों की खेती करना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसको जो है आपका कहा जाता है साथियों, यहाँ पे दिया गया है आपका कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी कि जो आपका स्टेप बाय स्टेप खेती होती है उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा तथा बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों की खेती जो आपका कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 59 नंबर पे। भारत में यूरो टू कोड के आदेशानुसार कब लागू हुआ, बताइए। भारत में यूरो टू जो है कोड के आदेशानुसार कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अप्रैल 2003 में। ठीक है, भारत में यूरो टू जो है कोर्ट के आदेशानुसार आपका 2 अप्रैल जो है 2003 में पारित हुआ था, इतने याद रखें। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। भारत में यूरो टू जो है कोर्ट के आदेशानुसार आपका अप्रैल 2003 में पारित हुआ। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। पौधे का भार किस क्रिया में कम हो जाता है, बताइए। पौधे का जो भार है किस क्रिया में कम हो जाता है, तो पौधे का जो भार है आपका साथियों प्रकाश संश्लेषण में, उत्सर्जन में और श्वसन में, इन सभी क्रियाओं में जो आपका कम हो जाता है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, पौधे का जो भार है प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी क्रियाओं में जो आपका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन में 61 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था, बताइए। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार जो है कहा जाता था, इसका सही उत्तर क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूरत को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे आपको 62 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा जो है बनवाया गया था, दिल्ली का पुराना किला की बात करें। ठीक है, तो दिल्ली का जो पुराना किला है साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था, तो दिल्ली का पुराना किला जो है आपको बनवाया गया था साथियों आपका शेर शाह सूरी के द्वारा, जो आपका ए ऑप्शन देगा 62 पे आपका। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला जो है आपका शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जो आपका ए ऑप्शन देगा 62 पे आपका सही था। अगले क्वेश्चन बनेगा 63 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, बताइए। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका अकबर का, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में जो आपका मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका देखेंगे 64 नंबर, बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थे, बताइए। मुगल बादशाह में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे माहम अनगा, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका। ठीक है, मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य आपकी मामा अनगा थी, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को जो है इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है, बताइए। इस्लाम धर्म का शत्रु अकबर को किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बदायूनी ने। बदायूनी ने जो आपका
अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, 66 नंबर है, 13वां वित्त आयोग कब गठित किया गया था? बताइए 13वां वित्त आयोग जो है कब गठित किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13वां वित्त आयोग जो आपका गठित किया गया था नवंबर 2007 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपको देखें 67 नंबर है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? बताइए भारत में हरित क्रांति जो है किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो आपका राइट आंसर गेहूं और चावल के, सबसे ज्यादा गेहूं उसके बाद चावल के उत्पादन में जो है हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सत्तर मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक कब? बताइए मुद्रा तथा वित्त पर जो है रिपोर्ट प्रकाशित होती है कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपकी प्रत्येक वर्ष पर। ठीक है, मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट आपकी प्रकाशित होती है प्रत्येक 1 साल पर, यानी कि वर्ष पर, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 68 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अभी हाल ही में आपका देखिए एक अभी बजट जो है पास हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो है आय सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आपका गोवा पर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोवा राज्य में जो है चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक लगी है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से उसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 70 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो लाभान्वित आपका जो है मुद्रास्फीति से ऋणी होता है। ऋणी जो आपका कर्ज लिया होता है, जो लोन लिया होता है मुद्रास्फीति से, वो क्या होता है लाभान्वित हो जाता है। उसमें क्या है कि मुद्रा का जो मूल्य है नीचे गिर जाता है ना, उसके वजह से जो लोन लिया होता है उसको जो है पैसा कम देना पड़ता है। तो जो ऋणी होता है, लोन जो लिया होता है वो आपका मुद्रास्फीति से क्या होता है लाभान्वित होता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 71 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। क्या है सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे? बताइए सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जॉनसन तथा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन तथा जॉनसन जो है आपका चक्रीय सिद्धांतकार थे सामाजिक परिवर्तन के। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में जॉनसन तथा जॉनसन। ठीक है, क्लियर है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि कि व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, व्यक्ति वास्तव में किस प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक है, तो आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर ध्यान देती है कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है और वास्तव में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो दोनों का दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों कथन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे आपका 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता? बताइए प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता कौन सी? तो प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता यहाँ पे सादृश्य हित है। सादृश्य हित जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। लोक नगरीय अंत संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? लोग नगरीय अंत स्पंदों के प्रकरण में उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ तत्वों किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को जो आपका स्थानीयकरण कहते हैं। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 75 नंबर, बताएंगे राइट आंसर। ग्रामीण समाज शास्त्र की शुरुआत किस देश से में जो है सबसे पहले हुई थी? बताइए ग्रामीण समाज शास्त्र की जो शुरुआत है किस देश में सबसे पहले हुई थी? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी अमेरिका में। ग्रामीण समाज शास्त्र की जो शुरुआत है अमेरिका देश में सबसे पहले हुई थी। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 76 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? बताइए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की जो है कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कम से कम जो उसकी संख्या होनी चाहिए 50 में 50, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? राष्ट्रपति के चुनाव
के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम जो है संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 और 50 होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक की भी संख्या 50 और अनुमोदकों की भी संख्या आपकी 50 होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 77। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, तो देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, क्लियर है, चुना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 78 नंबर, ध्यान से देखो। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित, बताइए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है या जो है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 75 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे 79 नंबर, उत्तर दीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है कैसे, बताइए। महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उसको अपने पद से हटाया जा सकता है कैसे, हमको बताना है। तो आपका राइट आंसर संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो हटाया जा सकता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर 80 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे, बताइए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह रखे गए थे। तो आपका राइट आंसर हो सकते हो आंतरिक अशांति के स्थान पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 81 नंबर, बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना हुई थी आपकी 1699 ईस्वी में थी, और किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के आखिरी और अंतिम गुरु थे, इतना रखिएगा, और 10वें गुरु थे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु ने की थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आपका 82 नंबर है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन कौन सा, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ईमेल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। अभी तो आपका जो है बहुत ही सारे हो गए हैं, याद रखिएगा। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा, बताइए। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका जो है पुराण है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका पुराण है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, इसका राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो आपका राइट है अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में आपका अवंतिका नाम था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, कोई डाउट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में, बताइए। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन में 86 नंबर, उत्तर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया, मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति निम्न में से कौन सी, बताइए। मैकियावेली मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे मेंड्रागोला है। ठीक है, मेंड्रागोला, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति जो आपकी मेंड्रागोला है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 86 पे आपका सही। तो अगला क्वेश्चन है 87 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपयोगिता का मूल तत्व, बताइए। उपयोगिता का मूल तत्व कौन सा है, तो उपयोगिता का मूल तत्व जो आपका हो जाएगा साथियों सुखवाद। सुखवाद जो आपका उपयोगिता का मुख्य तत्व होता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 87 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 88 नंबर, निम्न में से कौन सा जो है लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है, बताइए। लेनिन के दर्शन का निम्नलिखित में से कौन सा अंश नहीं है, तो लेनिन के दर्शन का जो अंश आपका दिया गया यहाँ पे लव आवरण की नीति नहीं है। ठीक है, लव आवरण की जो नीति है लेनिन के दर्शन का आंसर नहीं होता। ठीक है, बाकी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्गदर्शक सिद्धांत पेशेवर क्रांतिकारी का विचार, ये सभी जो है लेनिन के दर्शन का आंसर, लेकिन लव आवरण की नीति जो है उनका आंसर नहीं है, दर्शन का आंसर नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी के इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे
89 नंबर, मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है, बताइए। मूल स्थिति में लोगों को जो है रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे न्याय का। जो आपका डीएल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका, तो न्याय का बोध होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, वह कौन सा अमेरिकी समाज सुधारक था जिसने अपने आप को गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था, बताइए। वो कौन सा अमेरिकी समाज सुधारक था जिसने अपने आप को गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों मार्टिन लूथर किंग था। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने अपने आप को गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 91 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका बताया जाएगा। तो इसका कनाडा का देखिए, अभी आपको मैंने सुबह वाली क्लास में इसको बताया था, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका आइस हॉकी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 92 नंबर, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या कितनी होती है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 7। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है 7 होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 93 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष में टीम में जो है आपके 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में जो आपके 11 खिलाड़ी नहीं होते, क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में भी होते हैं, और आपका जो दिया गया है फुटबॉल में भी होता है, लेकिन खो खो में जो है आपके देखिए 11 खिलाड़ी नहीं होते, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो इसका है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस खेल का जो उदय है भारत में नहीं हुआ था, निम्नलिखित में से किस खेल का जो उदय है भारत में नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है, तो आपका राइट आंसर साथियों बिलियर्ड्स का जो आपका उदय है भारत में नहीं, बाकी शतरंज का, पोलो का और कबड्डी का, ये सभी का जो उदय है साथियों भारत में हुआ है, लेकिन बिलियर्ड्स का जो आपका उदय है भारत में नहीं हुआ, इतना याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर है, ध्यान से बताएंगे आर्डर का। कन्फेडरेशन कब किस खेल से संबंधित है, कन्फेडरेशन कब जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फुटबॉल से। जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कन्फेडरेशन कब जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 96 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का जो है विश्वास था, बताइए। राज्य के राज्य के सावयिक, ठीक है, सावयिक होने पर किस वर्ग का जो है विश्वास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आदर्शवादी होगा। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राज्य के स्वाभाविक होने पर जो है आदर्शवादी वर्ग का जो है विश्वास है, तो जो आपका ये ऑप्शन देगा यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताया द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्ज़बर्ग द्वारा। ठीक है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन हर्ज़बर्ग द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, हर्ज़बर्ग द्वारा। ठीक है, क्लियर है, द्वितत्वीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 98 नंबर, बताइएगा आंसर का। निम्न में से किस देश को जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है, बताइए। निम्न में से किस देश को जो है स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है, इतना याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 99 नंबर, उत्तर देंगे अल्टरनेटिव। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं, बताइए। किसने कहा कि निश्चित भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सीले ने। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सीले ने कहा कि निश्चित भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 100 नंबर में, बताएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी अच्छा प्राकृतिक अधिकार मानता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे हॉब्स। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट हो जाए। आई होप जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दिए, आपको क्लास कैसी लगी है। आपकी जो है क्लासेस लंबी हो रही हैं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आप जो क्लास है वापस छोटी कर दी जाएगी। जो आपको 25-25 नंबर के क्वेश्चन मिलते थे आपको उतने ही मिलेंगे। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आया, तो इसमें आपकी अटेंडेंस नहीं आई तो ठीक है, याद रखिए। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।